Bismillahirrahmanirrahim. Now this is our last lecture on the topics of GI physiology in relation with the biopharmaceutics. So what we were discussing, different transporter mechanisms across the cell membrane or GI or gastrointestinal membrane. So let us continue. There are large number of membrane transporters available in the small intestine and more than 400 have been identified, but only a few are thought to be involved in the intestinal absorption. तो आप ये देखें कि बहुत बड़ी तादाद में ट्रांसपोर्टर्स आइडेंटिफाई हुए हैं, 400 से भी ज़्यादा, लेकिन ओनली फ्यू आर इन्वॉल्व इन द इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन, या ये कह लीजिए कि बहुत कम के बारे में इसकी इस वक्त इंफॉर्मेशन हमें क्लियरली मालूम है कि वो किस तरीके से एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं. अच्छा, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? दे कैन बी प्रेजेंट आइदर ऑन द एपिकल मेम्ब्रेन, ब्रश बॉर्डर यानी माइक्रोविलाई पे, और ऑन द बेजोलेटरल मेम्ब्रेन ऑफ द एंटेरोसाइट्स यानी जो इंटेस्टिनल के सेल्स होते हैं उस पर भी, एंड कैन बी क्लासिफाइड एज अपटेक ट्रांसपोर्टर और इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स. अपटेक ट्रांसपोर्टर्स वो होंगे जो कि फूड मटेरियल और ड्रग सब्सटेंसेस को अपटेक करेंगे इंटेस्टाइन से और ब्लड में छोड़कर आएंगे. इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स कौन से हैं? जो कि अगर कोई फूड सब्सटेंस या कोई ड्रग जो होगी वो एब्जॉर्ब होना चाह रही होगी तो ये इफ्लक्स क्या करेगा, उसको वापस जीआई ट्रैक्ट में भेज देगा और यानी उसको एब्जॉर्प्शन से प्रिवेंट करेगा, रोकेगा. दे हैव बीन क्लासिफाइड इनटू टू मेन सुपर फैमिलीज. इनकी दो मेन सुपर फैमिलीज हैं, जिसमें से एक है द सॉल्यूट कैरियर एसएलसी फैमिली, मेंबर्स ऑफ विच आर मेन अपटेक ट्रांसपोर्टर्स. और इसके जो ज़्यादातर मेंबर हैं वो क्या हैं? अपटेक ट्रांसपोर्टर्स हैं. एंड द एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स, इसके अलावा एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स विच आर द मेन इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स. और जो दूसरे हैं वो एटीपी बाइंडिंग कैसेट ट्रांसपोर्टर्स जो कि इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर है, यानी ये इफ्लक्स करेंगे यानी एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट करेंगे. द मेंबर्स ऑफ एसएलसी फैमिली of transporters are involved in the transport of many substances. यानी जो एब्जॉर्प्शन कराते हैं वो जो ट्रांसपोर्टर्स हैं जो मेम्ब्रेन के एक साइड से दूसरी साइड पर सब्सटेंसेस को लेकर जाएंगे, वो ट्रांसपोर्टर्स किन किन को लेकर जाना है? अमाइनो एसिड्स को, पेप्टाइड्स को, न्यूक्लियोसाइड्स को, शुगर्स को, बाइल एसिड्स को, न्यूरोट्रांसमीटर्स को एंड वाइटामिन्स. अच्छा, इसके बाद है एसएलसी फैमिली की. अगर हम और बात करें, सुपर फैमिली इंक्लूड मैनी इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्टर्स फॉर ड्रग एब्जॉर्प्शन, यानी इसमें जो अपटेक वाले ट्रांसपोर्टर्स हैं वो बहुत सारे हैं एंड ड्रग डिस्पोजिशन में भी रिस्पॉन्सिबल हैं, यानी सेल्यूलर लेवल पर भी रिस्पॉन्सिबल है, सच एज प्रोटॉन डिपेंडेंट ऑलिगोपेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स और पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर प्रोटीन 1 एंड 2 यानी पेप 1 एंड पेप 2. इसके अलावा ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर OAT एंड ऑर्गेनिक कैटाइन ट्रांसपोर्टर OCT, न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स जो कि न्यूक्लियोसाइड को ट्रांसपोर्ट करते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मोनोअमाइन ट्रांसपोर्टर्स PMAT एंड मोनोकार्बोक्सिलेट ट्रांसपोर्टर्स, यानी SLC सुपर फैमिली के ये जो अपटेक ट्रांसपोर्टर्स हैं ये इनकी फर्दर टाइप्स हैं. The SLCO family is made up of organic anion transport polypeptide यानी OATP भी इसमें शामिल है. अच्छा, OATP ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्ट के बारे में मैं बताता चलूँ. इसका एक फूड ड्रग इंटरैक्शन है. वो ड्रग जो OATP से एब्जॉर्ब होती हैं यानी ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टिंग पॉलीपेप्टाइड से, तो ये जो OATP है ये इनहिबिट हो जाता है ऑरेंज जूस से. तो अगर ऑरेंज जूस के साथ ऐसी ड्रग ली जाए जो OATP से एब्जॉर्ब होती है तो फिर वो उसकी एब्जॉर्प्शन प्रिवेंट हो जाएगी, क्योंकि ये जो ऑरेंज जूस है ये वो OATP को इनहिबिट करता है. दीज अपटेक ट्रांसपोर्टर्स यूज ए वेराइटी ऑफ पोर्टर्स, यानी इनके मुख्तलिफ पोर्टर्स हैं, पोर्टर मैकेनिज्म्स हैं, दैट इज़ यूनिपोर्टर, एंटीपोर्टर एंड सिम्पोर्टर. तो इनको क्लासीफाई किया गया है यूनिपोर्टर, एंटीपोर्टर एंड सिम्पोर्टर में. अब हम देखते हैं कि ये तीनों क्या हैं. यूनिपोर्टर क्या होता है, एंटीपोर्टर क्या होता है और सिम्पोर्टर क्या होता है. यूनिपोर्टर्स बाइंड एंड ट्रांसपोर्ट ओनली वन टाइप ऑफ सबस्ट्रेट एट ए टाइम, यानी एक वक्त में ये एक ही सबस्ट्रेट से बाइंड होगा और उसको सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कराएगा. सिम्पोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स, इसके बरक्स जो सिम्पोर्टर्स एंड एंटीपोर्टर्स हैं आर एक्टिव ट्रांसपोर्टर्स विच कैन मूव more than one type of substrate at once and usually a drug molecule and metal ion, यानी ड्रग मॉलिक्यूल और मेटल आयन को एट ए टाइम जो है वो एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं. सिम्पोर्टर्स और को ट्रांसपोर्टर्स पे अगर हम और बात करें कि ये क्या है, ट्रांसपोर्ट आयंस एंड सबस्ट्रेट साइमल्टेनियसली इन द सेम डायरेक्शन,
ठीक है, यानी सेम डायरेक्शन में ट्रांसफ़र करेंगे, वाइल एंटीपोर्टर और काउंटर ट्रांसपोर्टर साइमल्टेनियसली ट्रांसपोर्ट आयन इन वन डायरेक्शन एंड सबस्ट्रेट इन अपोजिट डायरेक्शन। इसी वजह से इसको एंटीपोर्टर भी कह रहे हैं कि एक डायरेक्शन में सबस्ट्रेट को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, दूसरी डायरेक्शन में आयन को ट्रांसफ़र कर रहे हैं। और इनके लिए जो ड्राइविंग फोर्स है, ड्राइविंग फोर्स फॉर सिम पोर्टर एंड एंटीपोर्टर इज़ वोल्टेज और आयन ग्रेडियंट, यूजुअली सोडियम करंट, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो होता है वो इनको मूव कराता है, यानी इलेक्ट्रिकल करंट जो हमारी बॉडी में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है वो इनकी मूवमेंट के लिए, यानी इनकी एक्टिविटी के लिए ज़रूरी है, यानी वो एक्शन पोटेंशियल जो होगा वो ये काम कराएगा, यानी ड्राइविंग फोर्स इसकी वो है। मैनी पेप्टाइड लाइक ड्रग्स सच एज पेनिसिलिन्स, cephalosporins, angiotensin converting enzyme inhibitors and renin inhibitor like aliskiren rely on peptide transporters for their efficient absorption। तो ये जो है वो ड्रग्स हैं जो कि पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर्स पर डिपेंड करेंगी, यानी इसके ज़रिए एब्जॉर्ब होंगी। तो लाजिम बात है अगर फूड होगा तो वो फिर पेप्टाइड ट्रांसपोर्टर से एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये ड्रग पीछे रह जाएगी, यानी इनके दरमियान कॉम्पिटिटिव इनिबिशन होगा। न्यूक्लियोसाइड्स एंड देयर एनालॉग्स फॉर एंटीवायरल, क्योंकि न्यूक्लियोसाइड्स रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनिबिटर होते हैं, एंटीवायरल ड्रग्स। इसके अलावा एंटी कैंसर ड्रग्स भी हैं, डिपेंड ऑन न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर्स फॉर देयर अपटेक, यानी ये जो ड्रग्स होती हैं जो कि न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स हैं, चाहे एंटीवायरल हैं, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, ये न्यूक्लियोसाइड ट्रांसपोर्टर से एब्जॉर्ब होती हैं, यानी ये इस ट्रांसपोर्टर जीआई मेम्ब्रेन से इसको ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। एल डोपा, लीवोडोपा जो कि पार्किंसंस डिजीज़ में यूज़ होती है, एंड अल्फा मिथाइल डोपा जो कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, सेंट्रली एक्टिंग एंटी हाइपरटेंसिव, आर ट्रांसपोर्टेड बाय द कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस फॉर अमाइनो एसिड, यानी जिस कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस जिससे अमाइनो एसिड ट्रांसपोर्ट होती हैं जीआई मेम्ब्रेन से, उस प्रोसेस के ज़रिए एल डोपा और अल्फा मिथाइल डोपा ट्रांसपोर्ट होती हैं। एल डोपा हैज़ मच फास्टर परमिएशन रेट देन मिथाइल डोपा which has been attributed to the lower affinity of methyl dopa for the amino acid carrier। एल डोपा ज़्यादा तेज़ी से जो है इस अमाइनो एसिड जो कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस है इससे ज़्यादा तेज़ी से जो है वो परमिएट और ट्रांसफ़र हो जाती है कंपेयर टू मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा क्यों ज़्यादा तेज़ी से नहीं होती, उसकी वजह ये कि उसकी जो ये अमाइनो एसिड के कैरियर हैं इससे बाइंडिंग एफिनिटी लोअर है, यानी वीक है, इस वजह से। इसके अलावा मोस्ट इन्वेस्टिगेटेड ट्रांसपोर्टर इन द इंटेस्टाइन आर, बहुत ज़्यादा जो रिसर्च की गई है ट्रांसपोर्टर्स की इंटेस्टाइन में, उसमें ABC फैमिली के जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर हैं, पी ग्लाइकोप्रोटीन है, PGP हैं, इसके अलावा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट एसोसिएटेड प्रोटीन 2 MRP2 एंड ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंस प्रोटीन BCRP ट्रांसपोर्टर्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्टडी किए गए हैं। तो ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये जो है वो जीआई मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे मौजूद होते हैं और ये ड्रग को एब्जॉर्ब नहीं होते, जिसकी वजह से हम ये भी कह सकते हैं कि ड्रग की रेजिस्टेंस बढ़ गई। वैसे तो इनकी नॉर्मल तादाद सेल मेम्ब्रेन पर मौजूद होती है, जीआई मेम्ब्रेन पे भी मौजूद होती है, लेकिन अगर इनकी तादाद बढ़ जाए तो फिर, क्योंकि जब ये कम तादाद में होते हैं तो कुछ ना कुछ ड्रग इनसे बचा के एब्जॉर्ब यानी ट्रांसपोर्ट हो ही जाती है, लेकिन अगर इनकी तादाद बहुत ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ड्रग को बिल्कुल भी मूव करने नहीं देते, यानी फ्लक्स करा देते हैं और एब्जॉर्प्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। और यही मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस एसोसिएटेड प्रोटीन करती हैं और ब्रेस्ट कैंसर रेजिस्टेंस प्रोटीन भी यही करती हैं। These transporters are highly abundant at the apical membrane of enterocytes and many drugs such as statins, antibiotics, HIV protease inhibitors, immunosuppressants, anti-cancer drugs and cardiac drugs have been shown to be the substrate of these efflux transporters, and therefore their effective intestinal absorption is limited and there is detrimental effect on bioavailability। तो ये जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स हैं ये काफ़ी तादाद में एंटेरोसाइड्स यानी इंटेस्टिनल सेल्स पे मौजूद होते हैं, उसकी एपिकल मेम्ब्रेन पे, और बहुत सारी ड्रग्स इंक्लूडिंग स्टैटिन्स जो कि कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट्स हैं लाइक एटोरवास्टेटिन, सिम्वास्टेटिन, सेरिवास्टेटिन, मुख्तलिफ एंटीबायोटिक्स, HIV प्रोटीएज इनिबिटर यानी जो HIV वायरस के प्रोटीएजेज एंजाइम है उनको इनिबिट करती है, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग हैं लाइक साइक्लोस्पोरिन, एंटी कैंसर ड्रग्स हैं, कार्डिक ड्रग्स हैं, वो इस इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर के सबस्ट्रेट हैं, यानी ये इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर जो होता है वो उनको एब्जॉर्ब होने से यानी क्रॉस करने से मेम्ब्रेन को रोकता है।
और इसी वजह से इन ड्रग की एब्जॉर्प्शन जो होती है वो लिमिटेड हो जाती है, और ये जो है इसी वजह से इनकी बायो अवेलेबिलिटी पे ही रिड्यूस हो जाती है, यानी कि बायो अवेलेबिलिटी पे ये डेट्रीमेंटल इफेक्ट यानी डेंजरस इफेक्ट डालती है। मेंबर्स ऑफ दिस ABC सुपर फैमिली यूज़ ATP एज एन एनर्जी सोर्स, यानी ये जो ट्रांसपोर्टर्स हैं ये किस तरह से काम करते हैं, इनकी जो वर्किंग ड्राइविंग फोर्स है वो क्या है, वो है ATP मॉलिक्यूल्स, यानी एनर्जी सोर्स के तौर पर काम करते हैं। सो ये अलाउइंग दैम टू पंप सबस्ट्रेट अगेंस्ट ए कंसनट्रेशन ग्रेडियंट, तो ये कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट भी, क्योंकि अब देखिए GI ट्रैक में ड्रग की तादाद ज़्यादा है, लेकिन और वो क्रॉस करके एब्जॉर्ब होना चाह रही है ताकि ब्लड में जाए, क्योंकि ब्लड में कम है, लेकिन ये जो है वो वापस से GI ट्रैक्ट में फेंक देते हैं, हालांकि वहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम करते हैं, और उसकी वजह ये है कि ये ATP डिपेंडेंट होते हैं, यानी एनर्जी डिपेंडेंट होते हैं। एनर्जी इज़ द ड्राइविंग फोर्स जो कि इनको अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ड्रग पार्टिकल को मूव कराती है। ड्रग्स कैन बी साइमल्टेनियसली सबस्ट्रेट्स एंड इनहिबिटर्स ऑफ मोर देन वन इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, suggesting that ABC transporter exert a combined role in detoxification in the intestines। अच्छा, बहुत सारी ड्रग ऐसी हैं जो कि ये इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर के इनहिबिटर भी हैं, और इसके अलावा जो है वो इसके इंड्यूसर्स भी हैं। अच्छा, अब इनहिबिटर से फ़ायदा ये होता है कि सपोज़ दैट किसी चीज़ की पॉइजनिंग हो गई है, तो अगर हम इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स को इंड्यूस कर दें तो वो फिर पॉइजन को एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ इंटेस्टाइन होगा। इसके अलावा इन एडिशन ड्रग कैन आइदर डाउन रेगुलेट यानी इनहिबिट और इंड्यूस दीज ट्रांसपोर्टर्स यानी इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर, विच कैन रिजल्ट इन ड्रग ड्रग इंटरेक्शन इफ अदर ड्रग्स आर को एडमिनिस्टर्ड। अब ज़रा इसको समझते हैं कि यहाँ पर ये क्या बात की जा रही है। यहाँ पे ये बात की जा रही है कि कुछ ड्रग ऐसी हैं जो कि इन इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर के को इनहिबिट करती हैं, और कुछ ड्रग ऐसी हैं जो इन इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर्स को इंड्यूस करती हैं। इनहिबिट का मतलब ये है कि जो वहाँ पे ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होंगी वो ब्लॉक हो जाएंगी, तो फिर लाजमी बात है कि ये इफ्लक्स नहीं करा सकेंगे, और ड्रग कोई और ड्रग जो होगी जो वहाँ पे मौजूद होगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाएगी। और अगर ये इंड्यूस हो जाएंगे तो केस रिवर्स हो जाएगा, यानी इनकी तादाद बढ़ जाएंगी, और फिर ड्रग जो एब्जॉर्ब हो रही थी वो इस इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर की तादाद बढ़ जाने से जो रही सही एब्जॉर्ब हो रही थी वो भी नहीं हो रही। तो कुछ ड्रग ऐसी हैं जो इनको इनहिबिट करती हैं और कुछ इंड्यूस करती हैं। तो इनहिबिट करने से भी प्रॉब्लम है और इंड्यूस करने से भी प्रॉब्लम है। वो किस तरीके से, सपोज दैट एक ड्रग पेशेंट ले रहा है और ये जो पी ग्लाइकोप्रोटीन है ये इसको इफ्लक्स भी कराती है, लेकिन कुछ ना कुछ ड्रग इनसे ये जो PGP इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर से बचा के एब्जॉर्ब हो जाती है, और वो इतनी क्वांटिटी में एब्जॉर्ब हो जाती है कि उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन इतनी इस्टेब्लिश हो जाती है कि वो थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स दे सके। तो ठीक है, सही है, हमारा थेरेप्यूटिक गोल अचीव हो रहा है। लेकिन अगर ये PGP की तादाद बढ़ जाए, कोई यानी पेशेंट ने कोई दूसरी ड्रग खाई किसी और इशू के लिए और उससे इसकी तादाद बढ़ गई यानी इंड्यूस हो गए, तो अब इफ्लक्स की तादाद बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से वो जो पहली वाली ड्रग थी अब वो जो एब्जॉर्ब हो रही थी रही सही, जो बचा के वो भी एब्जॉर्ब नहीं होगी, जिसकी वजह से उसकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन बहुत लो हो जाएगी और उसका जो थेरेप्यूटिक गोल अचीव नहीं होगा। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर इनहिबिट हो जाए तो क्या होगा, उस सूरत में किस तरह से प्रॉब्लम है, वो इस तरह से प्रॉब्लम है। अब हम दोबारा रिवर्स उसी सिचुएशन में जाते हैं कि पेशेंट ड्रग खा रहा है, कुछ ड्रग जो है वो इफ्लक्स से एब्जॉर्ब नहीं होती और कुछ उससे बचा के एब्जॉर्ब हो जाती है और अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे रही है, और उस कंसंट्रेशन पर थेरेप्यूटिक गोल जो है वो अचीव हो रहा है। लेकिन अब अगर ये जो इफ्लक्स ट्रांसपोर्टर हैं ये ब्लॉक हो गए, इनहिबिट हो गए किसी दूसरी ड्रग को लेने की वजह से, तो अब क्या होगा कि वो जो ड्रग मॉलिक्यूल इफ्लक्स की वजह से एब्जॉर्ब नहीं हो रहे थे वो भी एब्जॉर्ब होंगे, और जो पहले से एब्जॉर्ब हो रहे थे वो भी एब्जॉर्ब होंगे, तो जिसकी वजह से प्लाज्मा कंसंट्रेशन इस ड्रग की अब बढ़ सकती है, और वो इस हद तक भी बढ़ सकती है कि वो बजाय थेरेप्यूटिक गोल अचीव करने के उल्टा टॉक्सिसिटी करना यानी एडवर्स इफेक्ट प्रोड्यूस करना शुरू कर दे। तो उस सूरत में भी ये जो होगा इंटरैक्शन जो होगा वो फेवरेबल नहीं होगा यानी डेंजरस होगा। अच्छा जनाब, ट्रांसपोर्टर्स पढ़ने के बाद अब हम आते हैं एक और मैकेनिज्म पर, विच इज़ ट्रांससाइटोसिस। ट्रांससाइटोसिस क्या है? इज ए मैकेनिज्म फॉर ट्रांससेल्युलर ट्रांसपोर्ट इन विच सेल एनक्लोजेस एक्स्ट्रा सेल्युलर मटेरियल वाया एन इनवेजिनेशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू फॉर्म ए वेसिकल में बाय ए प्रोसेस कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। उसके बाद क्या होगा? दिस वेसिकल मूव्स अक्रॉस द सेल
to eject the material through the opposite side of cell membrane by the reverse process, and this is called एक्सोसाइटोसिस। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जीआई ट्रैक्ट में ये सेल मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करेगी, यानी एक पाउच बनाएगी, उसके अंदर ड्रग मॉलिक्यूल जो होगा वो पैक हो जाएगा। फिर ये वेजाइकल पैक होने के बाद सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अपोजिट साइड पे जाएगा, यानी जहाँ पे ब्लड वेसल है, और वहाँ जाके ये ओपन हो जाएगा पाउच और ड्रग को ब्लड में रिलीज़ कर देगा। तो जहाँ से इसने जीआई ट्रैक्ट से ड्रग को पाउच में पिकअप किया था, अपटेक किया था, तो उसको एंडोसाइटोसिस का, और जहाँ पे जाके इसने वो पाउच ओपन करके ड्रग को रिलीज़ कर दिया ब्लड में, उसको कहा गया एक्सोसाइटोसिस। दिस इज़ द प्रोसेस बाय विच मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी बड़े साइज के मॉलिक्यूल सच एज प्रोटीन्स और पेप्टाइड्स आर एब्जॉर्ब। ठीक है, इट इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट रूट फॉर ओरल एब्जॉर्प्शन ऑफ ए ड्रग दैट आर इन सोल्यूशन, क्योंकि जो सोल्यूशन में ड्रग होगी वो तो बहुत सारी तादाद में या तो एक्वस चैनल से या फिर जो है वो पैसिव डिफ्यूजन से एब्जॉर्ब हो जाती है। Transcytosis is also a means by which some viruses, bacteria and prion proteins can gain entry to the lymphatic system through absorption by enterocytes and specialized cells, M cells, and in the gut associated lymphoid tissues, और इस gut associated lymphoid tissues में इस तरह से ये कुछ वायरसेस, बैक्टीरिया और प्रायन प्रोटीन्स बॉडी में एंटर हो जाती हैं। अच्छा, ये वायरसेस, बैक्टीरिया, प्रायन्स आए कहाँ से? हमारे फूड के ज़रिए आए, तो ये बॉडी में एंटर हो गए। अब वायरसेस और बैक्टीरिया तो आपको पता है, प्रायन्स क्या होती हैं? प्रायन्स आर इन्फेक्शस प्रोटीन्स, और ये काऊ से यानी बोवाइन इसका ओरिजिन है। तो ये बोवाइन इंसेफेलोपैथी है, यानी पहले ये बोवाइन को होता है, उसमें ये इन्फेक्शस पार्टिकल उसके ब्लड में सर्कुलेट करते हैं, उससे उसकी बॉडी में चले जाते हैं। फिर वो बोवाइन यानी काऊ, जब हम उसको हलाल करके खाते हैं तो उसके मीट में ये प्रोटीन्स मौजूद होती हैं, इन्फेक्शस प्रोटीन। अगर हम वो खा लें तो ये हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, और बॉडी के अंदर कैसे एंटर होंगे? यही ट्रांससाइटोसिस के प्रोसेस के ज़रिए, और फिर हमारी बॉडी के फिर वहाँ से लिम्फेटिक सिस्टम से ब्लड में जाएंगे, और फिर हमारे ब्रेन पे भी पहुँच जाएंगे, और वहाँ पे मेनिंजियल एनसेफेलोपैथी यानी मेनिंजाइटिस और एनसेफेलोपैथी क्या उस करेंगे। और ये इतना डेंजरस है कि ये लीथल होता है यानी फेटल होता है, इसमें जानलेवा साबित हो सकता है, और इसका कोई ट्रीटमेंट भी नहीं है। इसलिए हमेशा जो है एनिमल जो है वो चेक करना चाहिए कि उसमें ये प्रायन प्रोटीन्स तो नहीं है, यानी ख़ास तौर से काऊ मीट जो है उससे रिलेटेड है। इसको दूसरे एक और लैंग्वेज में मैड काऊ डिजीज़ भी कहा जाता है। तो इसलिए जो है ये मैड काऊ डिजीज़ से, और हमने जैसे अभी बात की कि ये प्रायन्स जो है वही मैड काऊ डिजीज़ है, तो यानी मैड काऊ डिजीज़ कॉज करती है। तो ये जो है इससे जो है ये जो प्रायन्स हैं ये ट्रांससाइटोसिस के ज़रिए एब्जॉर्ब होते हैं। अच्छा, ट्रांससाइटोसिस के अलावा पैरासेलुलर पाथवे में और क्या है? द पैरासेलुलर पाथवे डिफर फ्रॉम all the other absorption pathways as it is the transport of material in the aqueous pores या aqueous channels between the cells rather than across them। यानी जो दो सेल्स हैं उनके दरमियान जो जगह है, दो सेल्स यानी सेल्स के अंदर से नहीं बल्कि दो सेल्स के दरमियान में जो जंक्शन है, जगह है, जॉइंट है, वहाँ पर कुछ एक्वस चैनल या पोर्स होते हैं, वहाँ से एब्जॉर्प्शन हो रही है इन ड्रग्स की। द सेल्स आर जॉइंट टुगेदर वाया क्लोजली फिटिंग टाइट जंक्शन ऑन द एपिकल साइड। वैसे तो आमतौर पे ये सेल्स जो होते हैं आपस में एक दूसरे से क्लोजली फिटिंग के ज़रिए और टाइट जंक्शंस होते हैं, यानी बहुत कम स्पेस होती है। द इंटरसेल्यूलर स्पेसेस यानी इन सेल्स के स्पेसेस जो होती हैं ऑक्यूपाई ओनली अप्रॉक्सीमेटली 0.01% ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ द एपिथेलियम, यानी 0.01% सिर्फ सरफेस यानी ये कि एरिया होता है जहाँ से ये ड्रग गुजर सकती है दो सेल्स के दरमियान में। लेकिन द टाइटनेस ऑफ दीज जंक्शंस कैन डिफर कंसीडरेबली बिटवीन डिफरेंट एपिथेलिया इन द बॉडी, यानी जो हमारी बॉडी में डिफरेंट साइड पे एपिथेलियल सेल्स हैं और उनके दरमियान जो जंक्शन है यानी स्पेसेस हैं वो ज़रा डिफ़र करती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम स्किन ले लें अपनी जो पाम और सोल की, तो वहाँ की जो स्किन होती है उसके एपिथेलियल सेल्स के जो जंक्शंस हैं वो बहुत टाइटली क्लोज्ड हैं, उसमें से ड्रग नहीं गुजर सकती, इसी वजह से पाम से और सोल से ड्रग एब्जॉर्ब नहीं हो सकती। उसके बरक्स अगर हम जो है और कोई स्किन की साइड ले लें, वहाँ पे जो है ये जंक्शंस जो होंगे ज़रा लूज़ होंगे और वो आसानी से वहाँ से ड्रग एब्जॉर्ब हो सकती है। इसी वजह से टॉपिकल क्रीम्स वगैरह हम यूज़ करते हैं।
इसके अलावा अगर हम जीआई ट्रैक्ट में बात करें तो स्टमक में जो है ये जंक्शंस जो होंगे, यानी जो ये ज़रा जो है टाइट फिटिंग के साथ होंगे, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इन जंक्शंस में इसके दरमियान स्पेसेस यानी जंक्शंस जो होंगे ज़रा लीकियर होंगे, इनके दरमियान स्पेसेस ज़्यादा होंगी, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो सकती है। जैसा कि अगली स्लाइड में लिखा हुआ है कि एब्जॉर्प्टिव एपिथेलिया सच एज द एपिथेलियम ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन टेंड टू बी लीकियर देन अदर एपिथेलिया, यानी दूसरी साइड पे जो एपिथेलियल सेल्स हैं उसके मुकाबले में ये काफ़ी लीकियर होते हैं, यानी काफ़ी तेज़ी से इनसे जो है वो ड्रग गुजर जाती है, यानी इनके दरमियान जो स्पेसेस है वो ज़रा वाइड होती हैं, ज़्यादा जगह होती है। द पैरासेलुलर रूट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस, यानी ये पैरासेलुलर रूट से क्या क्या चीज़ एब्जॉर्ब होती है, आयंस सच एज कैल्शियम आयन, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर्स फॉर एग्जांपल मैनिटॉल्स, अमाइनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स, तो ये जो है सब्सटेंसेज इससे मूव होते हैं। इसके अलावा स्मॉल हाइड्रोफिलिक चार्ज ड्रग्स वेयर लॉग पी वैल्यू इज़ ज़ीरो, यानी पार्टीशनिंग वैल्यू इज़ ज़ीरो, क्योंकि हाइड्रोफिलिक ड्रग है, इसकी लिपिड सॉल्युबिलिटी कम है। जब लिपिड सॉल्युबिलिटी कम होगी तो इसकी लॉग पी की वैल्यू ज़ीरो से कम होगी। सो दैट डू नॉट डिस्ट्रीब्यूट देमसेल्फ इनटू द सेल मेम्ब्रेन अक्रॉस ऑफ द जीआई epithelium, so they also cross the GI epithelia via the paracellular pathway। क्योंकि ये हाइड्रोफिलिक ड्रग हैं तो ये सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं करेंगी, क्योंकि हमने बात की कि वो तो लिपिडिक इन नेचर है, तो उसमें से क्रॉस नहीं होंगी ये, बल्कि इसी पैरासेलुलर पाथवे से क्रॉस होगी। इसके अलावा द मॉलिक्यूलर मास कट ऑफ फॉर द पैरासेलुलर रूट इज़ यूजुअली कंसिडर्ड टू बी 250 डाल्टन, यानी ऐसा मॉलिक्यूलर मास जिसका मॉलिक्यूलर साइज 250 डाल्टन तक है या इससे कम है, वो इस पैरासेलुलर पाथवेज से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। लेकिन ये कोई फिक्स रूल नहीं है, क्योंकि सम लार्जर ग्रुप्स हैव बीन शोन टू बी एब्जॉर्ब्ड बाय दिस रूट। इसके अलावा ड्रग एब्जॉर्ब्ड बाय द पैरासेलुलर रूट, जिसमें क्या है, इंक्लूड H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट साइमेटिडीन, जो कि पेप्टिक अल्सर में यूज़ होती है, यानी एसिड रिलीज को कम करती है। इसके अलावा एंटी डायरियल लोपेरामाइड, यानी जो कि इमोडियम है। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर एटिनोलोल है, एंड बिसफॉस्फोनेट सॉल्ट्स में टाइलेड्रोनेट है, जो कि इस तरीके से पैरासेलुलर पाथवे से एब्जॉर्ब होती है। अच्छा, प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, यानी क्या हो कि ड्रग एब्जॉर्प्शन तो हो रही है, लेकिन एब्जॉर्प्शन के दौरान जीआई मेम्ब्रेन में या फिर लिवर से गुजरते हुए वो मेटाबोलाइज हो जाए, तो फिर सिस्टमिक सर्कुलेशन में वो पहुंचते पहुंचते अगर एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो जाती है और डिग्रेड हो जाती है ड्रग, तो फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकी। इसीलिए ये इस बात ज़रूरी है कि ड्रग जो है वो दैट शुड नॉट ओनली क्रॉस द जीआई मेम्ब्रेन without having substantial metabolism, and also should be prevented from substantial metabolism via liver। तो अगर वो इस तरीके से सब्सटेंशियल मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाता तो उस सूरत में फिर ये होगा कि ड्रग सफिशिएंट कंसंट्रेशन में, प्लाज्मा कंसंट्रेशन में यानी अचीव कर लेगी और सिस्टमिक अवेलेबिलिटी हो जाएगी और फिर वो थेराप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकेगी। तो उसी पर अब हम बात कर रहे हैं कि as well as having the ability to cross the GI membrane by one of the route described, drug also need to be resistant। किस चीज़ से resistant? to degradation और metabolism during this passage, यानी GI membrane से गुजरने के दौरान उसको metabolism से resistant होना चाहिए। All drugs that are absorbed from the stomach, small intestine और upper part of colon pass into the hepatic portal system, यानी पहले ये इनमें से चाहे स्टमक हो, स्मॉल इंटेस्टाइन है या कोलोन हो, वहाँ से एब्जॉर्ब होके मीजेंट्रिक ब्लड वेसल्स में जाएंगी, वहाँ से हेपेटिक पोर्टल वेन से लिवर में जाएंगी। सो दे हेपेटिक पोर्टल वेन से दे विल बी एक्सपोज टू द लिवर बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन। तो लिवर से भी बचना चाहिए इनको मेटाबॉलिज्म से। देयरफॉर इफ द ड्रग इज गोइंग टू बी अवेलेबल टू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, इट मस्ट ऑल्सो बी रेजिस्टेंट टू मेटाबॉलिज्म बाय द लिवर। तो लिवर से भी इसको बचा के मेटाबॉलिज्म से बच के निकलना है, ताकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में इंटेक्ट ड्रग पहुंच सके और फिर जो है वो अपनी जो एक्टिविटी है वो उसको शो कर सके। हेंस एन ओरल डोज ऑफ ड्रग कुड बी कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बट इनकम्प्लीटली अवेलेबल और बायो अवेलेबल। तो जैसे ऐसा हो सकता है कि ओरल डोज जो कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो रही है लेकिन इनकम्प्लीटली बायो अवेलेबल हो सकती है। क्यों? उसकी वजह यह है कि बिकॉज ऑफ फर्स्ट पास और प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास या मेटाबॉलिज्म या प्री सिस्टमिक मेटाबॉलिज्म, और ये मेटाबॉलिज्म या तो गट वॉल में हो रहा है या फिर लिवर में हो रहा है। तो उस वजह से जो है फिर ये
बायोअवेलेबिलिटी इनकी रिड्यूस हो जाएगी। गट वॉल मेटाबॉलिज्म की अगर हम बात करें तो गट वॉल कंटेन ए नंबर ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम्स दैट कैन डिग्रेड द ड्रग्स। फॉर एग्जाम्पल कौन से एंजाइम? मेजर साइटोक्रोम P450 एंजाइम CYP3A, 3A, 3A4, 3A5, 3A6 present in the liver and responsible for hepatic metabolism of many drugs and also present in intestinal mucosa, यानी दोनों जगह मौजूद होते हैं ये CYP3A4, 3A5 इसकी जो फैमिली के एंजाइम है, लिवर में भी और इंटेस्टिनल म्यूकोजा में भी है। तो इनसे बच के अगर ड्रग निकल जाती है और फिर वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाती है तो फिर वो अपना थेरेप्यूटिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगी। लेकिन अगर वो इनसे एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो गई तो फिर जो है वो थेरेप्यूटिक कंसंट्रेशन उसकी सिस्टमिक सर्कुलेशन में अचीव नहीं होगी और फिर उसका थेरेप्यूटिक इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, दिस इफेक्ट इज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म बाय द इंटेस्टाइन या फर्स्ट पास इफेक्ट इन द लिवर, क्योंकि जहाँ पे ये जाके सबसे पहले मेटाबोलाइज होगी उसको फर्स्ट पास इफेक्ट कहा जाएगा। साइटोक्रोम P450 लेवल टेंड टू बी हायर इन द इंटेस्टाइन देन इन द कोलॉन, और इंटेस्टाइनल मेम्ब्रेन में इसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है साइटोक्रोम एंजाइम्स की कोलॉन के मुकाबले में। कोलॉन में ये एंजाइम्स कम होते हैं। इसके बाद है हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। चलें अगर सपोज करें हम इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब करके बचा के ड्रग वहाँ पे मेटाबोलाइज नहीं हुई इंटेस्टिनल मेम्ब्रेन में और मीजेंट्रिक सर्कुलेशन के जरिए हेपेटिक पोर्टल वेन में आ गई, अब ड्रग आएगी लिवर में, तो फिर वहाँ से भी उसको बच के निकलना ज़रूरी है। सो द बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ए ससेप्टेबल ड्रग मे बी रिड्यूस टू सच एन एक्सटेंट एज रेंडर द GI route of administration is ineffective or to necessitate an oral dose which is many times larger than the intravenous dose, for example propranolol। अब वो ये कह रहे हैं कि अगर ड्रग की बायोअवेलेबिलिटी जो है वो कम हो रही है ओरल डोज देने से, यानी वो GI मेम्ब्रेन में या तो मेटाबोलाइज हो रही है या लेवर से एक्सटेंसिवली मेटाबोलाइज हो रही है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मैनी टाइम्स लार्जर डोज देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा डोज देनी पड़ेगी, ताकि कि जो मेटाबोलाइज होने के बाद भी जो रिमेनिंग पोर्शन बच के सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचे तो वो उतनी कंसंट्रेशन में पहुंच सके कि वो थेरेप्यूटिक इफेक्ट दे सके। फॉर एग्जांपल प्रोप्रेनोलॉल इज़ वेल एब्जॉर्ब, यानी ओरली दी जाती है, बहुत अच्छी एब्जॉर्ब हो जाती है, बट ओनली अप्रॉक्सीमेटली 30%, जिसको हमने पहले भी बताया था कि 25% टू 30% जो इसकी ओरल डोज है दैट इज़ अवेलेबल इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी 70 टू 75% ये फर्स्ट पास इफेक्ट में लिवर से मेटाबोलाइज हो जाती है और डिग्रेड हो जाती है और इनइफेक्टिव हो जाती है। इसी वजह से इसकी अगर हम ओरल डोज दे रहे हैं तो ज़्यादा देनी पड़ती है, इंट्रावेनस डोज दे रहे हैं तो क्योंकि उसमें फर्स्ट पास इफेक्ट लिवर का नहीं होगा तो वहाँ पे हमें डोज कम देनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम वही ओरल डोज देंगे तो वो टॉक्सिसिटी कॉज कर सकती है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताता जाऊँ कि लिवर को हम कहते हैं कि दिस इज़ द मेजर ऑर्गन और द लार्जेस्ट ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्रग मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी। द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन और मेजर ऑर्गन which is responsible for drug metabolism? The answer is lung. lungs हैं वो जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है। तो जो लिवर के बाद जो सेकंड लार्जेस्ट ऑर्गन है वो लंग है, जिससे ड्रग मेटाबोलाइज होती है। तो अगर ड्रग का फर्स्ट पास इफेक्ट जो है वो लिवर में है, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर में है, तो सेकंड पास इफेक्ट या सेकंड पास मेटाबॉलिज्म लंग में होगा। और वो ड्रग जो इंट्रावेनस दी जा रही हैं, क्योंकि वो लंग में नहीं एंटर होती, वो बल्कि वेन के जरिए एंटर हो रही हैं, तो वो फर्स्ट टाइम जब मेटाबोलाइज होंगी तो लंग में होंगी, लिवर में नहीं होंगी। तो वो ड्रग जो कि लंग के जरिए जो कि इंट्रावेनस जा रही हैं, पेरेंट्रल एब्जॉर्ब हो रही हैं, टॉपिकल एब्जॉर्ब हो रही हैं, उनका फर्स्ट पास इफेक्ट लंग में होगा, लिवर में नहीं होगा। तो ये पॉइंट जो है एक फार्मासिस्ट को मालूम होना चाहिए। इसके अलावा अदर ड्रग्स दैट आर ससेप्टेबल टू लार्ज फर्स्ट पास इफेक्ट, यानी जिन पे फर्स्ट पास इफेक्ट ज़्यादा है, जिसमें कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट एटोरवास्टेटिन है, एनेस्थेटिक एजेंट लिडोकेन है, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट इमिप्रामाइन है, डाइज़ेपाम है जो कि सेडेटिव है। इसके अलावा नारकोटिक एनाल्जेसिक्स में पेंटाजोसिन एंड मॉर्फिन शामिल है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन वाया द माउथ, यानी बक्कल कैविटी, सबलिंगुअल यानी माउथ से ही एब्जॉर्ब करा के, या फिर वाया द रेक्टम यानी सपोजिटरी की फॉर्म में। अच्छा, सपोजिटरी की फॉर्म में मैं फिर एक पॉइंट और यहाँ पर हाईलाइट करता चलो, वो ये कि देखिए सपोजिटरी से ठीक है ड्रग एंटर हो गई रेक्टम में,
वहाँ पे रिलीज़ होगी और रेक्टल म्यूकोसा से एब्जॉर्ब होगी। लेकिन वहाँ पर दो वेन्स होती हैं, एक सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन और एक होती है इन्फीरियर हेमोरॉइडल वेन। जो सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन है वो तो जाती है हेपेटिक पोर्टल वेन में और लेवर से गुजरेगी, तो उसमें तो वो अगर ड्रग सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन से एब्जॉर्ब हो रही है तो उस पर तो फर्स्ट पास इफेक्ट आएगा, यानी फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म अवॉइड नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इन्फीरियर हेमोरॉइडल वेन है उससे जो ड्रग वहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है वो लिवर से नहीं गुजरेगी, यानी हेपेटिक पोर्टल वेन से नहीं जाएगी, और वो जो है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म लिवर से अवॉइड किया जा सकता है। तो जो रेक्टल सपोजिटरी है, अब क्योंकि दोनों करीब करीब ये वेन होती हैं, सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन एंड इन्फीरियर हेमोरॉइडल वेन, तो ये जो कि दोनों करीब करीब होती हैं इसलिए दोनों से एब्जॉर्ब होती है ड्रग वहाँ पर सपोजिटरी में। तो जैसे मैंने बताया कि सुपीरियर हेमोरॉइडल वेन से जो है वो लिवर में जाएगी और उस पर फर्स्ट पास इफेक्ट आएगा, मेटाबॉलिज्म होगा, लेकिन इन्फीरियर हेमोरॉइडल वेन से जो ड्रग एब्जॉर्ब होगी उसमें इस तरह का जो फर्स्ट पास इफेक्ट होगा वो अवॉइड हो जाएगा। तो इसके साथ ही जो है ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।